ओपीएस बहाली को लेकर कभी चर्चा हुई हो? देखो, ओपीएस बहाली के बारे में तो उस बात कहो तो अच्छा है। सबके ये स्टेटमेंट हैं, इंक्लूडिंग शिव गोपाल मिश्रा के, और यूपीएस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हमने नहीं किया। सरकार लगभग 2% से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं रखेगी। तो लोगों में शंका तो बनी हुई है कि पता नहीं इनके मन में क्या है। किस महीने सैलरी बढ़कर आने वाली है, क्योंकि जो देश भर के कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक यही बड़ा सवाल है। हमने तो कहा कि भाई ये रिटर्न आपको देना चाहिए। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो कर्मचारी हल्ला बोल करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इस बात से आप कितना सहमत हैं, और क्या अगर ऐसा होता है तो आप उसमें शामिल होंगे? आज़ादी के बाद 55 रुपये से शुरू हुई सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग आते आते 18,000 रुपये तक पहुंच गई। अब बारी है 8वें वेतन आयोग की। महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में हर कर्मचारी की नजर इस बात पर है कि अगली सैलरी कितनी बढ़कर आएगी और कब बढ़कर आएगी। क्या सच में शुरुआती वेतन 69,000 रुपये हो जाएगा? बेसिक पे में 50% डीए मर्जर की सच्चाई क्या है, और पुरानी पेंशन यानी ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार का क्या रुख है? आज ऐसे ही तमाम सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान, जिन्होंने पिछले 6 से 7 कमीशनों में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। और स्वागत करिए नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के प्रेसिडेंट गुमान सिंह जी का। सर, जागरण बिजनेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 8वें वेतन आयोग को लगभग 9 महीने पूरे हो चुके हैं, और जो देश के कर्मचारी और एक पेंशनर वर्ग है, जो सबसे बड़ा वर्ग है, वो अभी भी इंतज़ार कर रहा है कि हमारी पेंशन बढ़कर कब आएगी, सैलरी बढ़कर कब आएगी। और इसी बीच ऐसे कई सारे तमाम मुद्दे हैं जो लगातार तेज होते चले जा रहे हैं, जैसे कि ओपीएस बहाली का मुद्दा है, कोविड में डीए मर्जर का मुद्दा है, कोविड में जो डीए हाइक नहीं मिला उसका मुद्दा है, और भी ऐसे कई सारे तमाम मुद्दे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी 8वां वेतन आयोग काम कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, और अभी कितना और समय लग सकता है इसमें? देखिए, पहले तो ये हम जान लें कि पे कमीशन हर 10 साल के अंतराल के बाद बनता है जी। 1/1/2026 से पे कमीशन नया उसकी रिकमेंडेशन लागू होनी थी। हमने मैंने NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन ने 2024 में ही सरकार को पत्र लिख करके चेताया था कि टाइमली पे कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन करें, बनाएं, और ताकि रिपोर्ट टाइमली आ जाए और 1/1/2026 से इसकी सिफारिश लागू हो जाए। लेकिन सरकार ने हमारी बात को तवज्जो नहीं दी और इसको कॉन्स्टिट्यूट करने में डिले कर दिया। अब ये 16 जनवरी 2026 को कैबिनेट में निर्णय लिया कि भी केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन और भत्तों को रिव्यू करने के लिए पे कमीशन का गठन होना चाहिए। ये 16 जनवरी को उन्होंने डिसीजन लिया। उसके बाद में फरवरी फर्स्ट वीक में 16 जनवरी 2025 में, मतलब लगभग एक साल ऑलमोस्ट। उसके बाद फरवरी फर्स्ट वीक में सेक्रेटरी वित्त, फाइनेंस सेक्रेटरी ने फ़ोन करके नेशनल काउंसिल, जो JCM का नेशन काउंसिल के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को इनवाइट किया कि वो पे कमीशन आखिर बनाएंगे भी तो वो क्या करेगा, क्या मुद्दे देखने उसको। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए मीटिंग बुलाई और हम लोग गए, और उस दिन इतना अर्जेंसी दिखा रहे थे सेक्रेटरी महोदय कि बहुत लेट हो गए हैं और TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल आज ही करना है, और आप जो कुछ कहना है आप कह दो। तो हमने अपना पक्ष रख दिया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये पे कमीशन को देखना चाहिए। सेक्रेटरी कौन थे? सेक्रेटरी ये स्वामीनाथन नहीं थे। अच्छा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम। तो उसके बाद में मीटिंग में फाइनल कर दिया TOR। अब आप देखिए, जनवरी से फरवरी में ये बात हुई है, और फिर पे कमीशन की बात ठंडी बस्ती में चली गई। नवंबर में जाके वापस सरकार जागी है और उन्होंने पे कमीशन का गठन किया है, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी उसके साथ ही आई है। उसमें वो बातें नहीं आई जो हमने लिखी थी, अपनी मर्जी से उन्होंने बनाई हैं।
उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो शंकाएं पैदा करते हैं। अब वो नवंबर में गठन हुआ है और उसके बाद में हमारी पे कमीशन से 2 मीटिंग हुई है, एक इंट्रोडक्टिव हुई है और एक बात और पूरे मेंबर्स के साथ में, नेशनल काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के साथ मीटिंग हुई है और वो हमने अपना पक्ष रखा है उनको, कोई पे कमीशन को कैसे फंक्शन करना चाहिए। पे कमीशन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था, वन वे कम्युनिकेशन रहा। हमारे कहने के बाद में हमने चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई से हमने निवेदन किया कुछ रिएक्शन करें, तब उन्होंने कहा कि नहीं, वी हैव हर्ड यू एंड वी विल कंसिडर। उसके बाद उसके अलावा कोई इंडिकेशन नहीं था। अब हमने पे कमीशन को JCM का एक जो कॉमन मुद्दे हैं, जैसे पेंशन है, मिनिमम वेज है, और मिनिमम वेज के अलावा जितने अलाउंसेस हैं वो कैसे रिवाइज करने चाहिए, उसका क्या जस्टिफिकेशन है। तो मिनिमम वेज बड़ा फैक्टर है और मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, इससे निकल के मल्टीपल फैक्टर आता है। तो मिनिमम वेज में हमने परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? पहले जो पे कमीशन थे वो 3 यूनिट को मान करके उन्होंने मिनिमम वेज दिया। अब मिनिमम वेज होता है एक्वायर्ड फार्मूला है, एक डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूले पे बेसिस पे कैलकुलेशन होता है और उसका मूल ये है कि एक कर्मचारी के परिवार को महीने भर में जीवन यापन के लिए मिनिमम कितना चाहिए, कितना खर्चा लगता है, कितना खर्चा चाहिए, वो सब आटा दाल तेल, मतलब बेसिकली जो रिक्वायरमेंट घर की जो रिक्वायरमेंट है वो सब उसके ऊपर बेसिस है। तो पहले 3 यूनिट पे कैलकुलेशन करते रहिए पे कमीशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट में कहा है कि कर्मचारी के पेरेंट्स को लुक आफ्टर करना भी उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। अब है तो जब पेरेंट्स को लुक आफ्टर करेंगे तो यूनिट तो 5 हो जाना चाहिए। तो हमने इस बार जो मेमोरेंडम जो मिनिमम वेज का कैलकुलेशन किया है वो 1/1/2026 के मार्केट रेट से हर कम्युनिटी का प्राइस निकाला है कि 5 आदमियों को कितना चाहिएगा और उसके अलावा 5 लोगों का मिनिमम रिक्वायरमेंट और दूसरे जो कैलकुलेशंस हैं जैसे हाउस रेंट है या ब्याह शादियों में है, ये सब उसका वेटेज दिया है। ये देख करके 69,000 मिनिमम बनता है। अभी 18,000 है, 69 अब बनता है 8 पे कमीशन में। 8 पे कमीशन जो फिटमेंट फैक्टर अभी वो अब फिटमेंट फैक्टर तो यही है कि 18 को मिनिमम है तो 69 से जब करेंगे तो 3.83 आता है। ये 3.883 3.83 आता है। नहीं, फिटमेंट फैक्टर मतलब जो मल्टीप्लाई करेंगे 3.83, हाँ एग्जैक्टली वो हमारा कैलकुलेशन में आ रहा है, वो हमने मांगा है। अब सरकार का इस पर रिएक्शन कोई नहीं है। अच्छा, अभी पे कमीशन विजिट कर रही है, जगह जगह स्टेक होल्डर्स से मीटिंग करके अपना जो उनका प्रोग्राम है वो जैसे अभी तक हमने देखा कि सर कि लगभग देश के जितने बड़े शहर हैं लगभग 8वां वेतन आयोग वहाँ कवर कर चुका है। देहरादून से मीटिंग शुरू हुई थी, फिर दिल्ली, फिर देश भर में जगह जगह घूम चुका है और लगभग मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि अब तक 100-150 मीटिंग कर चुका होगा अलग अलग संगठनों के साथ। तो नहीं, हाँ पर और अब उसमें भी ये कि शायद फिर अभी एक नया शेड्यूल भी जारी हुआ है अब 2 अलग अलग शहरों में मीटिंग के लिए, चेन्नई भी जा रहे हैं। तो सर इस बीच और भी तमाम सारी चीज़ें आने लगी हैं। जैसे इस वक्त कुछ कर्मचारियों का कहना है कि OPS बहाली हमें करवानी है कैसे भी करके। 8वें वेतन आयोग में OPS बहाली होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? आपने अपनी तरफ से अपने मेमोरेंडम में OPS बहाली को लेकर क्या क्या मांगे रखी हैं, क्या कहा, इस पर क्या है आपकी राय? हमने हमारी तो जब से 1/1/2004 से नेशनल पेंशन सिस्टम है, एक्चुअली NPS था, जब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया हमने डे 1 से कहा कि ये पेंशन का जो उद्देश्य है कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद में आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन यापन करे, उसकी पूर्ति नहीं करता, वो लक्ष्य ही खत्म हो जाता है। क्योंकि पेंशन इतनी मीगर बनेगी कि उसकी जीवन तो निर्भरता पे चलेगा, वो पेंशन एडिक्वेट नहीं रहेगी। तो हमने
एनपीएस को कभी भी समर्थन नहीं किया, उसको नकारा है हमने, और ओपीएस को रेस्टोरेशन की डिमांड रखी है। उसके बाद में एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी भी बनाई सरकार ने। हम उसमें 4-5 राउंडों से चर्चा भी हुई, हमने अपने सुझाव दिए, और ये हमने सुझाव में यही कहा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो प्रावधान थे वो प्रावधान इसमें इनकॉर्पोरेट करो, समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बात तो सब सुनी, लेकिन धोखे से, यानी हमको बताया नहीं और कैबिनेट से अप्रूव करके यूनिफाइड पेंशन का एक डिसीजन ले लिया। हालांकि उसमें 15 जुलाई को एक मीटिंग हुई थी और उसमें जो मिनट्स बने, हमने उस मिनट्स में करेक्शन किए कि भाई इसमें ये इनकॉर्पोरेट करिए, वो मिनट्स हमने बना कर दी, लेकिन वो मिनट्स आज तक आउट नहीं हुई। उसके बीच में प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई नेशनल काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स की, हम लोग गए। उसमें पेंशन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई भी चर्चा नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, ना ओपीएस के बारे में और ना नो पेंशन के फोटोग्राफी हुई। अच्छा। और ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश कभी, हमारा जो यूनिफाइड पेंशन कैबिनेट ने अप्रूव किया था वो भी हम मीटिंग से आने के बाद पता लगा कोई ये अप्रूवल हुआ है। वो ऐसा इम्प्रेशन देने की कोशिश की मैं कि भाई नेशनल काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी का मतलब ये आम कर्मचारियों की सहमति हुई, लेकिन ऐसी कोई सहमति थी नहीं। हाँ, लेकिन सर अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा रखा गया लोकसभा में, वहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से डेटा रखा गया है और उसमें पूछा गया, एक सवाल पूछा गया था बेसिकली कि अभी तक यूपीएस कितने लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो उसमें बताया गया कि मुश्किल से 4 लाख ऐसे एम्प्लॉई हैं जिन्होंने मतलब एनपीएस से निकलकर और इसमें आए हैं। 4 लाख नहीं, वो 4% है कुल। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, हाँ 4%। तो मतलब मात्र 4% लोग आए निकल कर। तो मतलब जब ये डेटा सामने निकल कर आया तो जो कर्मचारी संगठन है, कर्मचारी हैं, उनका कहना था ये यूपीएस बिल्कुल फेल है, इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। कर्मचारियों का ये रिएक्शन था आया। तो जो कर्मचारी संगठन है, कर्मचारी हैं, उनका कहना था ये यूपीएस बिल्कुल फेल है, इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। कर्मचारियों का ये रिएक्शन था। कर्मचारियों ने रिजेक्ट कर दिया उसको। हाँ, बेसिकली एनपीएस और यूपीएस में जब ऑप्शन मांग की गई तो आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसको नहीं ऑप्ट किया। यूपीएस और ओपीएस में क्या ऐसा डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से लोग इसको नहीं अपना पा रहे हैं? एनपीएस में तो क्या होता है कि एनपीएस में तो जो कर्मचारी का 10% पैसा कटता है, 14% सरकार उसका कंट्रीब्यूशन ऐड करती है। वो पैसा जो बनता है वो रिटायरमेंट पर 60% कर्मचारी को दे देते हैं, 40% रोक के, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वो इन्वेस्ट करके उसका जो आता है रिटर्न, वो पेंशन मिलती है, वो मीगर होती है। वो एनपीएस में, एनपीएस में नेशनल पेंशन सिस्टम नाम है एक्चुअली इसका, उसमें ये होता है। अब यूनिफाइड पेंशन में यूनिफाइड पेंशन में क्या है कि जो एम्प्लॉय का और उनका कंट्रीब्यूशन है वो आपको उसका लास्ट पे नहीं 12 मंथ्स की एवरेज पे का आधा मिलेगा आपको, वो एश्योर्ड पेंशन है उसमें बस यूपीएस में। हाँ। और ओपीएस में? ओपीएस में तो आपको 50% मिलेगा, एश्योर्ड है, और दूसरे बेनिफिट्स हैं उसमें, जैसे उसमें डीएनएस अलग वाली लिंकेज है, फैमिली पेंशन है। हालांकि यूपीएस में भी है लेकिन उसमें रिटर्न नहीं है। अब उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। अब टेक होम पे जो अभी क्या होता है कि ओपीएस में 50% जो आपका लास्ट पे ड्रॉन और 10 मंथ्स एवरेज विच एवर इज हायर का 50 मिलता है। ये यूपीएस में 50% आपको मिलेगा, लेकिन जो एम्प्लॉय का पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो मैं ब्याज के उसको मिलता है। अच्छा। तो वो रिटायरमेंट पे वो घर पे अपना पैसा लेके जाता है। अब वो यूपीएस में नहीं है। यूपीएस में बहुत मीगर पैसा है, बहुत कम पैसा है। जो यही वजह है कि जिसकी वजह से जिस वजह की मांग कर रहे हैं। हमने तो कहा कि भाई ये रिटर्न आपको देना चाहिए। अभी मैं आपको एक बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उन्होंने कहा है कि एग्जिस्टिंग जो 1/1/2004 के पहले वाले पेंशनर्स हैं
वो पेंशनर्स में ये अनफंडेड बता रहे हैं उसको कि ये पेंशन के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। ये बिल्कुल टर्म्स और रेफरेंस में ये लाइन गलत है, जिसका हमने रिएक्शन किया है। हमने चिट्ठी लिखी है, फाइनेंस सेक्रेटरी को लिखी है, पे कमीशन को भी लिखी है, गवर्नमेंट को भी लिखी है। क्या लिखा है? अनफंडेड बताना गलत है। क्यों गलत है? कि ओपीएस आने के पहले पेंशन स्कीम अडॉप्ट हुई है 1957 में। उसके पहले जो अपॉइंट हुए थे उनको लिए क्या होता था, ये प्रोविडेंट फंड में पैसा कटता था 8.33%। उतना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देती थी और 30 साल 40 साल जितनी भी नौकरी करे उसका ऊपर ब्याज मिलता था। वो ब्याज अमाउंट पूरा उसको पेमेंट होता था रिटायरमेंट पे। जब पेंशन आई तो कहा पीएफ का पैसा आपका रहेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगी। जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन था और उस पर जो इंटरेस्ट बनता था वो पैसा नहीं देंगे, उसके बदले में आपको पेंशन दे देंगे। अच्छा, तो पेंशन ऐसे नहीं दी है, आपको पैसा आपका रख करके उसको दे रहे हैं। हाँ, तो अनफंडेड बोलना है गलत है। बिल्कुल गलत, अनुचित है। एक्चुअली टर्म और रेफरेंस में ऐसी कई सारी चीज़ें थी जिसको लेकर कर्मचारियों के मन में बहुत सारे सवाल थे। जैसे उसमें था कि लागू करने वाली बात, जैसा कि आप सभी लोग कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, लेकिन टर्म ऑफ रेफरेंस में ये तारीख बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, ये कंसील की गई है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे जनवरी में पे कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद में एक फाइनेंशियल बिल आया। फाइनेंशियल बिल में इन्होंने एक पास कराया कि पेंशनर्स के बीच में सरकार डिस्टिंक्शन कर सकती है। ये जो बिल पास कराया तो हमको शंका हुई। हमने कहा ये क्यों, जरूरत क्या है इसकी, डिस्टिंक्शन लाने की कहाँ जरूरत है? डिस्टिंक्शन तो वैसे तो है और तरह से है। तो उस पर ऑब्जेक्शन के बाद में सेक्रेटरी पेंशन ने हमारे साथ मीटिंग की थी, वर्चुअल मीटिंग थी। मैं और शिवगोपाल उसमें तो नहीं थे, तो उसमें खूब बात चर्चा हुई। तो हमको ये एश्योरेंस किया गया कि नहीं, हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम पेंशनर्स को 8th पे कमीशन में कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? ये सेक्रेटरी ने कहा। कंसिडर नहीं करेंगे ऐसा कोई विचार नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। मैंने कहा फिर ये आपने ये क्यों पास कराया? कि नहीं तो रिटेशन कराने की जरूरत क्या थी? अगर ऐसा हमने तो रिटेट कराया, जो प्रोविज़न 72 में 1972 पेंशन में था वही प्रोविज़न है ये। और डिस्टिंक्शन क्या है? डिस्टिंक्शन है कि पेंशनर्स की डेट ऑफ रिटायरमेंट के डिफरेंट है तो पेंशन में डिफरेंस आ सकता है। दैट इज़ द डिस्टिंक्शन। तो मैंने की जरूरत क्या थी जब प्रोविज़न था? तो शंकाएँ पैदा हो रही हैं कि नहीं शंका की कोई ज़रूरत नहीं, हम उसका क्लैरिफिकेशन इशू कर देंगे। सेक्रेटरी पेंशन नहीं, 28 मार्च की बात है। मैं और शिवगोपाल दोनों थे उस मीटिंग में, हम दो ही थे। आप और वो शिवगोपाल ARF के जो ARF का जनरल सेक्रेटरी है। तो उन्होंने हाँ, जब बार बार हमने कहा तो उन्होंने कहा नहीं हम क्लैरिफिकेशन इशू कर देंगे। उसके बाद हम उनको रिमाइंड करते रहे, लेकिन क्लैरिफिकेशन आज तक इशू नहीं किया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि तो मन में तो कुछ और है, मतलब चल रहा है कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि ऐसा लगता है कि ये शंका बनती है। मैं ऑथेंटिकेट तो नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ से कोई अभी ऐसा इसके प्रति सिग्नल नहीं है, कंफर्म सिग्नल नहीं है। ऐसा लगता है कि जो एग्जिस्टिंग पेंशनर्स हैं वो जो ले रहे हैं लेते रहे। हम जो पे कमीशन क्या करती है? पे कमीशन ये करती है, पेंशनर्स को भी कंसिडर कैसे करती है कि जो पे उसकी रही है मल्टीप्लाई फैक्टर से उसकी नोशनल पे कैलकुलेट करते हैं और उसका फिर वो रिवाइज कर देते हैं। तो थोड़ा हाइक होता है, थोड़ी पेंशन हाइक हो जाती है। उस जो वो एक्शन है उसको ऐसा लगता है कि वो उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आज भी जैसे आर्मी में 1 रैंक 1 पेंशन है, दूसरी सिविलियन के लिए नहीं है। अब भी जो 4थे वेतन आयोग में रिटायर हुए थे और जो 7वें में रिटायर हुए हैं उनके पेंशन में बहुत फ़र्क है। आज भी फ़र्क है, बहुत अंतर है।
अच्छा। एक ही रैंक से रिटायर होने वाला जो 4th में रिटायर हुआ है उसमें तनख्वाहें कम थी, पेंशन कम हुआ। हर पे कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद मल्टीप्लाई फैक्टर से नोशनल पे कैलकुलेट करने के बाद में पेंशन रिवाइज तो हुई है, लेकिन वो गैप जो है उसको पूरा पटा नहीं गया। अच्छा। गैप कंटिन्यू वाइडन होता गया। आज आप ये देखिए कि जो 4th में रिटायर हुआ है एक ही रैंक से, वही आज 7th में रिटायर हुआ है, उनके 15-20 हज़ार रुपये का पेंशन में अंतर है। तो बहुत बड़ा गैप हो। ये अंतर है। यदि अब ऐसा रिवीजन नहीं हुआ तो ये गैप बढ़ता जाएगा, ये बहुत असंतोष आएगा उसमें। मैं अभी और तमाम सारे मुद्दों पर बात करूंगा, जैसे एरियर हो गया, आपके फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट और तमाम सारी बातों पर, लेकिन इससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि आपकी उम्र इस वक्त 92 साल है और मैं तो सरकारी रिकॉर्ड पर तो 90 साल का हूँ। अच्छा माफ़ कीजिए, 90 साल उम्र है और आप लगभग अभी तक जितने भी आयोग हैं उसमें 1 या 2 को छोड़कर लगभग सब में आपकी एक बड़ी भूमिका रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो शुरुआती दौर के जो सबसे पहले आयोग रहे हैं तब से लेकर अब तक क्या क्या बदला है? ऐसे कौन से बदलाव हैं जो अब होने ज़रूरी हैं या अब हो जाने चाहिए, और ऐसे कौन से बदलाव हैं जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे वेतन आयोग में, 7वें वेतन आयोग में अच्छे थे और उनका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर होना चाहिए? देखिए, एक तो ये ब्रिटिश टाइम के समय में स्थितियाँ बहुत ख़राब थी जी। हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी आज जैसी है वैसे नहीं थी, क्योंकि आज़ादी के बाद में नेहरू जी ने जिस प्रकार से वर्तमान भारत का एक रूपरेखा बनाई और तेज़ी से इंडस्ट्रीज़ बढ़ी, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र्स, इस्पात, बांध और एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन जो आया उसमें देश में खुशहाली आई, परिवर्तन आया। तो 3rd पे कमीशन, 4th पे, ग्रेजुअली हर पे कमीशन में, तनख्वाहों में, अलाउंसेस में जैसे समय निकलता है तो हर चीज़ें परिवर्तन आता है। 10 साल के बाद में हर चीज़ों को रिव्यू करते हैं, कैसे लाइफ चेंज हो गई, उस लाइफ में कितने खर्चे और बढ़ गए, वो सब देखने के बाद में अब तक होता रहा है। वो रिक्वायरमेंट का लार्जली हम रिकूप करते रहे। अब परिवर्तन क्या आ गया? अब ये परिवर्तन आ गया कि छठे में भी, 7वें में भी इतना नहीं लगा, तो छठे में तो बहुत अच्छा मनमोहन सिंह जी ने जो पे कमीशन बैठाया और 18 महीने में रिपोर्ट लेके उनको फटाफट उसमें पे एंड अलाउंसेस में बहुत अच्छा इजाफा हुआ था, लोगों को बहुत अच्छा लगा था। 7वें में भी इम्प्रूवमेंट आया। उसमें क्या होता था, पे कमीशन के साथ में हम जाते थे और हर इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करते थे। सामने वाला यदि हम कुछ गलत करें या हमारे वर्जन में क्लैरिटी नहीं है तो वो पूछते थे कि नहीं ये तो ठीक नहीं है आप, तो हम उसको फर्दर क्लैरिफाई करके संवाद एक बैठता था और संवाद के अंदर चीज़ें स्पष्ट होती थी। अब संवाद होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आप जो कह रहे हैं हाँ हाँ सब ठीक है, और अब आप क्या करेंगे पता ही नहीं लगता। जैसा आपने वही OPS वाला बताया कि मीटिंग बुलाई गई, वहाँ पर फोटोग्राफी हुई और पेंशन पर चलिए चर्चा ही नहीं हुई। जी सर, मैं देखिए मेरा व्यक्तिगत हो सकता है, वो आप में से सहमत हो या नहीं हो, लेकिन हमेशा समस्याएं संवाद से बहुत चीज़ें स्पष्ट होती हैं। यदि आप गलत है या आपके शंकाएं गलत हैं, वो भी दूर होती है और सामने वाले को आप सही है तो आपको उसको कन्विंस करने में आपको मदद मिलती है। जी, लेकिन संवाद तो हो। अभी जो 8वें वेतन आयोग की अभी जो मीटिंग्स हुई हैं, 2 मीटिंग्स आपकी हो चुकी हैं लगभग, और उन मीटिंग्स में किन ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पर आपकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है और उनको आपने प्रमुखता से रखा होगा, जिसमें कि आपके
ओपीएस बहाली वाले मुद्दे हो सकते हैं, फैमिली यूनिट हो सकती है, फिटमेंट फैक्टर हो सकते हैं, इसके अलावा और ऐसे कौन से मुद्दे रहे हैं? नहीं, पेंशन के बारे में हमने जो एक मीटिंग तो इंट्रोडक्टिव मीटिंग थी, उसमें तो कोई इशू मुद्दे नहीं डिस्कस हुए, लेकिन पे कमीशन के फंक्शन के बारे में मोटी मोटी बातें हुई थी। जो पहली, फिर उसके बाद जो मीटिंग हुई थी उसमें चेयरपर्सन भी थी, पे कमीशन चेयरपर्सन भी थी, और सेक्रेटरी, हाँ वो भी थी, और प्रकाश जैन सेक्रेटरी मेंबर हैं वो भी थे, और बोर्ड उसमें हमने अपना पक्ष रखा, और पे कमीशन को कैसा फंक्शन करना चाहिए, स्टेक होल्डर से कैसे डिस्कशन करने चाहिए, कि जैसे मैं रेलवे को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो रेलवे एक छोटा यूनिट नहीं, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स यूनिट है, इसमें वैराइटीज़ ऑफ वर्क है, और रिस्क फैक्टर्स बहुत हैं। इट इज़ लाइक आर्मी, जो रात 24 घंटे गाड़ियाँ चलती हैं, और हमारा जो यार्ड में और ट्रैक पे जो काम करता है, या लोको पायलट जो मोहल्ले की तरह गाड़ी लेके दौड़ता है, वो किसी आर्मी से कम नहीं है वो। तो हमारी कंडीशंस अलग हैं, इसलिए हमको हर कैटेगरी में, क्योंकि 10 साल के बाद में वर्किंग कंडीशन, टेक्नोलॉजी, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बदल जाती है, आपके रिक्रूटमेंट कंडीशंस बदल जाती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हायर होती है, आपके रिक्रूटमेंट कंडीशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ जाती है। तो पे स्ट्रक्चर में आप क्या करते हैं, पहले मिनिमम पे डिसाइड करते हैं, उसके बाद में हर पोस्ट के साथ में ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अनुसार आप रिक्रूटमेंट कंडीशंस लगाते हैं। उस रिक्रूटमेंट कंडीशन के बेसिस पे नेक्स्ट जो पे स्केल से स्ट्रक्चर आप डिसाइड करते हैं, तो उसमें परिवर्तन आता है। सो परिवर्तन को हम ध्यान रख के उसको करते हैं। अभी सर, जैसे मैं अब 8वें वेतन आयोग पर लौटता हूँ, जो मेन समस्याएं हैं कर्मचारियों की, हम जैसे कई लोगों से बात करते हैं, कर्मचारियों से या संगठनों से बात करते हैं, तो उनमें जो वो पॉइंटर गिनाते हैं हमको धीरे एक एक पॉइंट करके कि हमारी ये समस्या है, हमारे ये मुद्दे हैं, तो उसमें जो सबसे पहला अभी धीरे धीरे आ रहा है 8वें वेतन आयोग में, उनका कहना है कि सबसे पहले तो हमारा डीए मर्जर वाली बात होनी चाहिए, कि हमारा डीए मर्ज क्यों नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि 58% की मांग पर मर्ज होता है, और हम इस वक्त 60% खड़े हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो अभी भी पे कमीशन में भी हमने ये कहा है कि आप रिपोर्ट में देरी आए होगी, तो आप एक इंटरिम रिपोर्ट दीजिए, उसमें मर्जर जो डीएनएस अलाउंस, बेसिकली पे कमीशन डीएनएस अलाउंस को मर्ज करके, और जो मार्केट में चेंजेस हैं, सोसाइटी के अंदर चेंजेस की वजह से जो लाइफ स्टाइल में चेंज आती है, विच कॉज एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, उसमें व्यू करके ही तो आप मिनिमम वेज डिसाइड करते हैं। वो डिले हो रहा है तो डीएनएस अलाउंस को मर्ज कर दो, ताकि लोगों को थोड़ा तो रिलीफ मिल जाए। हमने मांगा है, लेकिन पे कमीशन अभी तक तो कोई इंटरव्यू ऐसा कोई इंडिकेशन दिया नहीं है। और जो कोविड के समय आपका डीए फ्रीज किया गया था, डीए फ्रीज वो तो बिल्कुल अनुचित था। डीएनएस अलाउंस क्या है? डीएनएस अलाउंस एक्चुअली मार्केट में प्राइसेस कंट्रोल करना सरकार का काम है। सरकार नहीं कर पाती, प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो जो तनख्वाह है और प्राइस राइज हो गई, उसमें जो बाइंग कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, उस बाइंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, उस गैप को एम्ब्रिज करने के तो डीएनएस अलाउंस देते हैं आप, और वो हवा में तो देते नहीं है। हमारा एक इंस्टीट्यूशन है जो सारी कमोडिटीज़ को, मार्केट की रेट्स को सर्वे करता है, और उसके बाद में वो उसके बेसिस कैलकुलेशन के बेसिस पे डीएनएस अलाउंस रिलीफ मिलता है। तो जब ये सिचुएशन है तो आप फेयरली उसको बर्स करके और लोगों को रिलीफ दें। इसी में सर एक सवाल और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी टर्म ऑफ रेफरेंस की हम बात कर रहे थे, तो टर्म ऑफ रेफरेंस में जैसा डेट मेंशन नहीं है, 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा, ये अभी तक संगठन कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं मेंशन नहीं है। तो ऐसे में कर्मचारियों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल बार बार ये आता है, हमसे पूछे जाने वाले सवाल है यही है कि उसमें क्या सरकार हमको जब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग तब से एरियर देगी? देखिए, बिल्कुल देना चाहिए। जब सिफारिश
एक 2026 से लानी है, लागू होनी है। तो जब भी डिले हुई तो सरकार के कॉस्ट पे हुई है। तो जब भी ये पे कमीशन की रिकमेंडेशन आए, वो रिकमेंडेशन तो रिकमेंडेटरी बॉडी है, जो गवर्नमेंट डिसीजन ले वो लागू 1/1/2026 होकर एरियर देना ही चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन। लेकिन चूंकि उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये डेट नहीं लिखी है, तो लोगों में शंका तो बनी हुई है कि पता नहीं इनके मन में क्या है, 1/1/2026 से लागू करेंगे या कोई और डेट लेंगे। सर, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी आया कि कर्मचारियों के मन में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है। आमतौर पर होता है कि जब डेरियर मतलब माफ़ कीजिएगा, एरियर जब से लागू हुआ, मतलब 18 महीने का जितना आपको मिलेगा एक तारीख जब से लागू हुआ, और जब से सैलरी बढ़कर आई, वो एरियर जो 18-19 महीने का जो भी बनेगा होता है, एक मुश्त आ जाता है। लेकिन कर्मचारियों के मन में एक सवाल ये है कि सरकार कहीं ऐसा ना करे कि इस एरियर को, पहला तो ये कि जब से लागू हो 2-3 महीने का ही मिले। दूसरा सवाल ये कि कहीं ऐसा ना हो कि उस एरियर को किश्तों में दे। देखिए, ये तो अभी ये तो भविष्य गर्भ की बात है। लेकिन मैं जैसे आपने पहले प्रश्न पूछा था, उसका शायद मेरा पूरा उत्तर नहीं था। डीएनएस अलाउंस एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, बंद होना ही नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये डीएनएस अलाउंस पे उन्होंने यूनिलेटरल रोक लगा दी, कर्मचारियों से पूछा भी नहीं, तो वो गलत है जी। और उसको वापस देना चाहिए ईमानदारी से। यदि सरकारी इस तरह से अपने ही कर्मचारियों के साथ में धोखाधड़ी करेगी, वो तो बात आचरण तो अच्छा नहीं है ये। अब ये जो बार बार मांग करने के बाद भी अभी तक तो नहीं दिया, कोविड के टाइम 18 महीने तक रोका हुआ पैसा अब तक नहीं दिया है, तो अब किस्तों में देगी या नहीं देंगी तो कहा नहीं जा सकता अभी। नहीं, तो मैं सरकार कुछ नहीं कहती। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कर्मचारियों के मन में सवाल है, ये हमसे पूछे जाते हैं सवाल। जब भी हम कोई ऐसा इंटरव्यू करते हैं या हम किसी एक्सपर्ट की राय लेते हैं, तो उनमें हमेशा ये सवाल आते हैं कि बोले सरकारें ये कर सकती हैं, क्योंकि ये उनके मन में सवाल आने लगे हैं, क्योंकि डेट मेंशन नहीं है आगे का। अभी कोई 9 महीने बीत गया, अभी तक कोई वो उसमें एक भी रिपोर्ट नहीं आई है, कुछ भी नहीं आया है, बस मीटिंग्स का दौर चल रहा है 8वें वेतन आयोग का। तो उसको लेकर ये बार बार सवाल आते हैं। ये नहीं, देखिए, सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो शंकाएं तो आएंगी। तो आपकी तरफ से कुछ इस पे होगा कार्रवाई? तो सरकार से इस बारे में समय समय आगाह करा रहे हैं। ये आप और ये एक जगह का हर फोरम पे हमने 18 महीने का जो डीएनएस अलाउंस उन्होंने रोका था उसको देने की बात करते हैं, लेकिन सरकार तो उसके बारे में चुप्पी कैच के बैठी हुई है, बोलती नहीं कुछ। तो अभी क्या कहा जाए कि ये देंगे भी नहीं देंगे, नहीं देंगे, और देंगे भी तो किस तरह देंगे। अभी जब मीटिंग होने वाली है, मतलब अभी मुझे पता चला था अभी कि 8वां वेतन आयोग अपना मीटिंग्स का दूसरा दौर शुरू करेगा दिल्ली में, तो वहाँ पर आप जाएंगे। और वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आप उस मीटिंग्स में कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो रखी जाएंगी, जो कर्मचारियों के हित में होने वाली हैं, या जो कर्मचारियों की तरफ से डिमांड है आपको जो जेन्युइन लगती हैं? देखो, पे कमीशन के सामने तो पे एंड अलाउंसेज ही है इशू, और पेंशन है। जो मुद्दे हमने मेमोरेंडम के माध्यम से भेजा है और काफ़ी एग्जॉस्टिव है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन जब हम मिलेंगे तो उनके सपोर्ट में हम बोलेंगे, और हमारे कथन में कोई भी शंका उनको है या उनको लगता है कि हम गलत हैं तो हमसे स्पष्टीकरण ले लें, हम जरूर देंगे। सारे मुद्दे, ऑल पे एंड अलाउंसेस, पेंशन वेंशन सब कवर करेंगे। भत्तों की बात आती है बार बार, तो जैसे एचआरए को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि एचआरए में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसको लेकर क्या आपकी तरफ से मांग है? हमने तो रिवीजन मांगा है पे कमीशन एडुकेटली। हाँ, एग्जॉस्टिव हमने मेमोरेंडम में अभी जो 24, 16 और 8 है उसका हमने एडुकेटली रिवाइज करने की बात मांगी है, क्योंकि मकान महंगे हो गए, किराया महंगा है, ये तो सबको ही पता है। पार्लियामेंट में कैसे उन्होंने रिवाइज कर लिए? आपको पता है कि एक पार्लियामेंट के मेंबर को यदि मकान नहीं देती है सरकार, तो 2 लाख रुपए महीना उनको देता है, हाउस रेंट अलाउंस का मिलता है।
2 लाख रुपए एक मेंबर पार्लियामेंट को। हाँ, और वो मर जाए जब अपना रिवीजन कर लेते हैं। 5 साल में तो नियम बना रखा है और वो खुद ही कर लेते हैं। अच्छा सर, इसमें एक बार बार कई सारी चीज़ें ऐसी भी आती हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर की जब बात आती है तो प्राइवेट सेक्टर में हर साल इंक्रीमेंट लगता है, हर साल सैलरी बढ़ती है, भले ही वो जितनी बढ़े, लेकिन इससे लेकर 8वें वेतन आयोग में भी एक प्रस्ताव दिया गया है ऐसा कि हर साल या हर 3 साल 5 साल में अपना इंक्रीमेंट होना चाहिए या बढ़ोतरी होनी चाहिए सैलरी। तो वो तो सैलरी अभी 3% है, जिसको हमने बढ़ा के 5% मांगा है। क्योंकि एक 10 साल एक लंबा समय हो जाता है और 10 साल मुझे लगता है कि तब तक महंगाई आसमान छू चुकी होती है। महंगाई का तो प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे रिवीजन होता रहता है, और वो रिवीजन जो है हमको जो मिलता है वो जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनको एम्ब्रेस नहीं करता। वो जो हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पे जो महंगाई बढ़ती है वो वहीं तक सीमित हैं। दूसरी जो इफेक्ट आ रहा है उसको एम्ब्रेस नहीं कर पाती वो। इसलिए कहते हैं कि ये मर्ज हो गए और फिर उसके ऊपर जितने अलाउंसेस है उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। बर्जर इसीलिए मांगते हैं। सर जैसे अभी 9 महीने बाकी हैं 8वें वेतन आयोग को रिपोर्ट सौंपने में बेसिकली, और अगर मैं इसकी अगर टाइमलाइन उठा के देखूं तो जैसा आपने बताया कि जनवरी 2025 में एक बार पहली बार नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद 2026 अनाउंसमेंट आया था, पे कमीशन का अनाउंसमेंट किया था खाली। हाँ अनाउंसमेंट किया था 2025 जनवरी 2025 में। हाँ, ये नवंबर में किया और देन इसके बाद 3 अक्टूबर को उन्होंने टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए थे, जिसके बाद से धीरे धीरे काम चल रहा है, हायरिंग शुरू हुई, ऑफिस मिला, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो फंक्शनिंग तो देर से हुई है। हाँ, लगभग मेरे ख्याल से 1.5-2 साल बीत चुका है ऑलमोस्ट, है ना। और इसमें अब 9 महीने बाकी हैं जो 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो ऐसे में आपकी तरफ से भी जो मीटिंग्स होनी है उसमें कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं जो उसमें रखेंगे आप? देखो, पे कमीशन में हम तो मिनिमम वेज रिवाइज करने के लिए कहेंगे, और मिनिमम वेज यदि हम जो मांग रहे हैं वो होता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसी हिसाब से बनेगा। बाकी टाइमली जो अनाउंसमेंट होना चाहिए, हमने मेमोरेंडम में डिटेल लिख के मांगे हैं, सब पे अलाउंसेस सब रिवाइज होने चाहिए। ये तो पे कमीशन का सब्जेक्ट है। बाकी दूसरे सब्जेक्ट ने पेंशन रेस्टोरेशन हमने वो ओपीएस की लिखा है, लेकिन ये उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं है। ये टर्म ऑफ रेफरेंस में नहीं है। हाँ, वो उन्होंने बस एक ही गोल मोल बात लिखी है, अनफंडेड पेंशन बर्डन, जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको व्यू करने के लिए लिखी है। अच्छा। तो अभी इसके बारे में तो पे कमीशन क्या करेगा बहुत डाउटफुल है, और पे कमीशन कुछ कहता नहीं है। सर जैसे 7वें वेतन आयोग में जो मिनिमम सैलरी थी वो 18,000 थी, और अभी जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया आपकी साइड से वो लगभग 3.833% है, पॉइंट है ना। और अगर ये लागू हो जाता है, इतना मिल जाता है या 8वां वेतन आयोग दे देता है, सरकार मान जाती है इस पर, तो मिनिमम बेसिक सैलरी आपकी 69,000 रुपये हो जाएगी। लेकिन मार्केट में ऐसी खबरें हैं, अफवाह चल रही हैं, बातें चल रही हैं कि सरकार लगभग 2% से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं रखेगी, 2.00 से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं दे सकती है। यूट्यूब पे तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिश पे लेके लोगों ने पेंशन ही रिवाइज कर दी जी। यूट्यूब पे तो बहुत सारी आ रही हैं। तो अभी अटकलबाजी है, उसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। अटकल तो अटकल है जी। हम जो मांग रहे हैं, हम मार्केट के फैक्चुअल रेट्स के बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया है, 3 की जगह 5 की फैमिली मान करके। हाँ, तो अब सरकार क्या देती है वो अलग बात है। पे कमीशन क्या रिकमेंड करता है पहले तो, फिर उसको पे कमीशन की रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट कैसे व्यू करती है। एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा कि सैलरी बढ़कर आने में अभी कितना समय आपको लगता है कि किस महीने सैलरी बढ़कर आने वाली है? क्योंकि
जो देश भर के कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक यही बड़ा सवाल है। ये इसलिए भी है क्योंकि आने वाले दिनों में यूपी इलेक्शन है, मार्च 2027 में आसपास, फरवरी मार्च के आसपास। और अगर मैं 8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन देखूं तो अनाउंसमेंट से लेकर टर्म ऑफ रेफरेंस जारी होने तक, पहले दिल्ली इलेक्शन, फिर बिहार इलेक्शन, ऐसे लगातार चलते आ रहे हैं और आने वाले दिनों में यूपी इलेक्शन है। तो क्या आपको लगता है कि उसके आसपास सैलरी आ सकती है, उसके बाद जा सकती है, या पहले ही सब सही हो जाएगा? देखिए, अब तक का जो अनुभव है, सरकार जितने भी कमीशन की या ये रिवीजन करने की बात आती है तो सरकार तो पॉलिटिशियन चलाते हैं और पॉलिटिशियन की जान जो है वो वोट में अटकी रहती है। तो हर एक्शन इनका वोट को ध्यान में रख के ही तो होता है। तो जब यूपी जैसे किसानों का जो आंदोलन चला था तो 3 जो नियम बनाए थे वापस कब लिए थे? जब यूपी इलेक्शन आ गया था सर पे। तो वो एक्शन तो वो जो अब तक रहे इनके आचरण, उसके हिसाब से तो शंका करना गलत नहीं है। हो सकता है कि यूपी इलेक्शन आए उसके बाद ही ये करें। ठीक है सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा। जैसे कई सारे कर्मचारी संगठनों का कहना है कि हमारी जो मांगे हैं उनमें सबसे पहले तो हमारी ओपीएस बहाली है, उसके बाद हमारा डीए मर्जर है, कोविड में जो फ्रीज़ हुआ डीए है ये है, और एरियर हम जो हमारा पूरा मिलना चाहिए, फैमिली यूनिट 5 होनी चाहिए, और फिटमेंट फैक्टर हमारा 3.8338 होना चाहिए। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो कर्मचारी हल्ला बोल करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इस बात से आप कितना सहमत हैं, और क्या अगर ऐसा होता है तो आप उसमें शामिल होंगे? नेचुरली जब जस्टिफाइड मांग सरकार नहीं मानेगी और अनजस्टिफाइड वे में बिहेव करेगी तो कर्मचारियों को तो रिएक्शन होगा ही। वो तो होगा, ज़रूर होगा। ये आपको मैं शायद ये मालूम हो सकता है आपको पता ही हो, ये JCM है ना, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, इसका बनाने का उद्देश्य यही है कि सरकार और सरकारी कर्मचारी, सरकार अपने ही कर्मचारियों से कन्फ्रंट नहीं हो, उनमें विवाद झगड़ा नहीं हो बार बार। तो क्या करना चाहिए? एक दोनों के बीच में एक संवाद हो, जॉइंट कंसल्टेशन हो, और समस्याओं का निदान बातचीत से निकल जाए। और बातचीत से यदि किसी समस्या का निदान नहीं होता है तो 4 फैक्टर जैसे पे एंड अलाउंसेस, ड्यूटी आवर्स, इनको लेकर के आर्बिट्रेशन का प्रोविज़न किया है कि आप दोनों पार्टी के दो इस मुद्दे पे हमारी सहमति नहीं हो रही है तो डिसएग्रीमेंट रिकॉर्ड करो, और डिसएग्रीमेंट रिकॉर्ड करने के बाद में बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएं पंच के लिए। वो जो फैसला करे दोनों पार्टी मान लें तो कंपल्सरी बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन का प्रोविज़न है। इसीलिए है कि समस्या का बातचीत के माध्यम से समाधान निकालें, नहीं निकाले तो पंच के पास जाएं और पंच की बात को मान लें। अब सरकार इसको भूल जाए और अपनी एक तरफा बात करेगा तो कन्फ्रंटेशन तो होगा, फिर कर्मचारी लड़ने खड़े हो जाएंगे। अच्छा, इन सब मुद्दों पर आपकी कभी जो जनरल सेक्रेटरी हैं NCJCM के शिव गोपाल मिश्रा जी, उनसे बातचीत हुई आपकी? और होती रहती है, वो तो साथी है मेरा बहुत जूनियर है वो तो। OPS बहाली को लेकर कभी चर्चा हुई हो? देखो, OPS बहाली के बारे में तो उस बात कहो तो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जॉइंट मूवमेंट चलाया था और जॉइंट मूवमेंट में उन्होंने अच्छा रोल अदा नहीं किया। अच्छा। क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स जो भी प्रभावित थे NPS से, वो सब एक होकर के 2 साल लड़े, योजनाबद्ध तरीके से लड़े, और उसके बाद में अंतर्घात हुआ और UPS आ गई। तो इसमें उनका बड़ा रोल कह रहे हैं आपकी? कुल है। उसके बाद में वो जो जॉइंट फोरम बना था उसका दोनों फेडरेशन ने लीड लेके बनाया था। AIRF और NFIR दो ही बड़े संगठन है
इन्होंने लीड लेकर के बनाया था। और उसमें बार बार ये कहा गया कि हमारी डिमांड नथिंग, वी वांट रेस्टोरेशन ऑफ ओपीएस। और 10 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में सारे लोग जो एनपीएस से प्रभावित थे उन्होंने एक जॉइंट रैली की थी। 2 लाख से भी आदमी ज़्यादा उसमें इकट्ठे हुए थे प्रोटेस्ट में। और उसमें सबके ये स्टेटमेंट हैं इंक्लूडिंग शिव गोपाल मिश्रा के कि ओपीएस बहाल करके रहेंगे, ओपीएस ही मांग है हमारी। और उसके बाद में ओपीएस की बात मांग खत्म हो गई और यूपीएस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हमने नहीं किया। हमने कहा यूपीएस हमारी वो जो ओपीएस की फैसिलिटी है उसको फुलफिल नहीं करती है, हम इसे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि ओपीएस मतलब यूपीएस को लाने में बड़ा रोल शिव गोपाल मिश्रा जी का रहा और ओपीएस सरकार का रहा। और मेरी नज़र में मेरी व्यक्तिगत फीलिंग ये है कि उसमें अंदर से समर्थन रहा है उसका। तो आप बेसिकली आप ये मानते हैं कि उन्होंने धोखेबाजी करी? मेरी नज़र में तो यही है। जब लोगों के वो कहते हैं, अब एक स्टेटमेंट शिव गोपाल का ये था कि मुझे मालूम था कि ओपीएस रेस्टोर नहीं हो सकती है, तो फिर ये 2 साल मूवमेंट चला करके ड्रामा क्यों किया, क्यों लोगों को धोखे में रखा? गलत है ना ये। जब आपको पता था तो क्यों नहीं किया? और हम कहते हैं कि नहीं, हम तो तब तक लड़ेंगे जब तक कि ओपीएस रेस्टोरेशन नहीं होता। हम तो लड़ते रहेंगे, हमारी मांग नहीं मिटिगेट नहीं होगी जब तक कि हम अचीव नहीं कर लेते। वो हमने अभी भी, हमारा कन्वेंशन हुआ था पिछले साल सितंबर में, हमने उसको रिट्रेट किया है। अभी इसके अलावा देखिए, ये तो पे कमीशन की बात हुई। आपने दूसरी बात के लिए, अभी रेलवे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें अभी रेल कर्मचारियों के सामने बहुत बड़ी समस्या एक तो ये हो रही है कि नए गाड़ियाँ चल रही हैं, नए ट्रैक बिछ रहे हैं, नए एसेट्स आ रहे हैं और उसके बाद में मैन पावर प्रोवाइड नहीं हो रही। वैकेंसीज़ हैं और वैकेंसीज भी जो ऑपरेशनल कैटेगरीज हैं, जो रेल के संचालन से सीधी जुड़ी हुई जो कैटेगरीज हैं, जैसे लोको पायलट है, स्टेशन मास्टर है, पॉइंट्समैन है, ट्रैक मेंटेनर्स हैं, इनमें वैकेंसीज इतनी है कि हमारा कर्मचारी फ्रस्ट्रेट हो रहा है। काम के प्रेशर से इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि हो सकता है कि लोग रिज़ाइन करके भागेंगे। रेलवे में ऐसा चल रहा है, मतलब इतने त्रस्त हो रहे हैं कि वो वर्कलोड से शरीर के ऊपर वो इतना अपने दुखी होकर के वो नौकरी छोड़ने के रिज़ाइन करके भागेंगे। अब जैसे लोको पायलट है या स्टेशन मास्टर है, ये जो प्रीशियस कैटेगरी हैं, ये बाज़ार से पकड़े किसी को तो काम कर ले थोड़ी कर सकता वो तो बाहर से सिलेक्शन करेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट करके सिलेक्शन करने के बाद में गाड़ी चलाने लायक बनने में 5 से 6 साल लगते हैं। एक लंबा समय हो जाता है। वो जो एक ट्रेंड वर्कफोर्स है वो प्रीशियस है। यदि ऐसे आदमी छोड़ के भागने लगेंगे तो आप अचानक कहाँ से लाओगे आदमी? वो स्थिति पैदा हो रही है। तो हायरिंग जो वैकेंसीज फ्रीज पड़ी हैं, इसको लेकर कभी बातचीत हुई आपकी? वैकेंसीज देखो, ये जो ऑपरेटिंग कैटेगरी से रिलेटेड है उनकी फ्रीज तो नहीं पड़ी है, उसको वैकेंसी बढ़ते नहीं है। अच्छा, वैकेंसी नहीं बढ़ते हैं, चलती रहती है वो। अब लोको पायलट के लिंक्स बहुत टाइट कर दिए और जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, गाड़ी का लोड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, तो पावर जो मेंटल अलर्टनेस ज़्यादा बढ़ रही है। अब आप देखिए कि पहले 75 की स्पीड से गाड़ी चलती थी, वो आज 120 प्लस जा रही है। धीरे धीरे बढ़ा है, एक दिन में नहीं बढ़ी है ये। और 130, 160, 50, 160 की भी हम कल्पना करें, और खाली इस स्पीड से दौड़ेगा नहीं वो एक मोहल्ला लगाएगा पीछे। एक ट्रेन मोहल्ले के बराबर होती है, 24 कोच की। वो गाड़ी लेके रात को
130 किलोमीटर दौड़ेगा, हर 30 सेकंड में एक सिग्नल ऑब्जर्व करेगा और गलती नहीं करेगा एक भी। गलती करेगा तो बस डिसास्टर है। तो ऐसी कंडीशन में काम करने वाले लोगों की यदि लिंक्स आप टाइट करेंगे, उनको रेस्ट ठीक नहीं मिलेगा और सोशल लाइफ तो टफ हो ही रही है। समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं बहुत पैदा हो रही हैं, तो वो भी मानव है। बाकी फिर जब मौसम बदलता है उस समय ड्यूटी भी उनकी एक लंबे समय में बदल जाती है। कभी कोहरा है तो वो 8-9 घंटे की ड्यूटी 12-13-15 घंटे बदल जाती है। वो हजार्ड्स के साथ में यदि आदमी को टेंशन में ले जाओगे और उसको रेस्ट नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो छोड़ के भागेगा। तो अभी फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, ख़ास तौर से जो हमारे रेल के संचालन से सीधी कैटेगरी जुड़ी हुई हैं, उनमें बहुत फ्रस्ट्रेशन है। यदि ये वैकेंसीज नहीं भरेंगे कितने दिन चला लेंगे? अरे भाई, आपके गाड़ी साइकिल में यदि ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं तो आप सावधानी से धीरे धीरे चला लोगे, पर कितने दिन चला लोगे? कहीं तो गिरोगे आप। ब्रेक गाड़ी नहीं, आपकी साइकिल नहीं रुकेगी तो गिर ही जाओगे आप। वही स्थिति है। अच्छा, समय के साथ साथ रेलवे में टेक्नोलॉजी भी लगातार बदलती जा रही है। नई नई ट्रेनें आती जा रही हैं, जैसे वंदे भारत हो गया, शताब्दी, और भी नमो भारत टाइप। स्पीड बढ़ रही है, लोड बढ़ रहा है। लोड बढ़ रहा है, तो इसको लेकर अभी तक ऐसी कोई मतलब हायरिंग और जो वैकेंसीज हैं इसमें कोई बदलाव अभी देखने को मिला हो पिछले 4-5 सालों में? बदलाव तो यही है कि मैन पावर रिड्यूस कर रहे हैं, बस ये बदलाव है। रिड्यूस कर रहे हैं जब हमको बढ़ाना चाहिए। एडुकेटली बढ़ना चाहिए। भाई, जो नया गाड़ियाँ चल रही हैं तो वही व्यक्ति उसी गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे वो? हालांकि कहने के लिए तो ये है कि जैसे लोको पायलट वगैरह ऐसी कैटेगरीज के पर बैन नहीं है और उनका टाइमली रिव्यू होता है, कैडर रिव्यू होता है, रिक्वायरमेंट का रिव्यू करते हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं भरते हैं। आपको 70 डिविजन्स में आपको ऐसे डिवीजन मिलेंगे जहाँ 25 से 30%। हाँ, रेलवे में वैकेंसी वाला सवाल चल रहा था कि अभी टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। वैकेंसीज हैं, वैकेंसी टाइमली भरते नहीं हैं। देखिए, मैं रेलवे में बहुत पहले आया था। मैंने सब परिवर्तन देखे हैं। रेलवे में पर्सनल जो इंडियन रेलवे IFS का कैडर क्रिएट किया गया था, वो इसी आशा से किया गया था कि ये नियम फॉलो होंगे और ये इंश्योर करेंगे टाइमली रिक्रूटमेंट हो और ज़रूरत के समय हमें ट्रेंड वर्कफोर्स तैयार मिले। टाइमली वर्कफोर्स नहीं मिल रही है। जैसे लोको पायलट चाहिए, लोको पायलट है हमारे पास, उसमें जब रिक्रूटमेंट ही डिले होगा, वैकेंसी रखोगे, ट्रेंड होगे, आते आते तो समय लगेगा। तो बेसिकली सर, आपकी साइड से एक बड़ी डिमांड रेलवे कर्मचारियों को लेकर भी है कि जो वैकेंसीज भरी रखी हैं, बहुत पहले से पड़ी हैं, जो जहाँ पर हायरिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि समय के साथ रेलवे बदल रहा है और हम स्पीड से लगातार बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो आपके हिसाब से आने वाले दिनों में वैकेंसीज भर जानी चाहिए, जल्द से जल्द उन वैकेंसीज पर काम करना चाहिए जो आगे आने वाले बढ़ सके और नए काम के लिए मैन पावर क्रिएट करनी चाहिए। तो ये सर तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जागरण बिजनेस का जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात रखूं, तो आपके माध्यम से मैंने एक्चुअली जो मेरे मन में बातें कहनी थी वो कहा है और मुझे विश्वास है कि मेरा कथन सत्य पे आधारित तो है ही है। जी जी बिल्कुल सर। लेकिन और जो भी इसको देखेंगे उनको बहुत सारी चीज़ें से जानकारी मिलेगी। जी, अंदर की बातें हैं ये। जी। तो ये 8वें वेतन आयोग से जुड़ा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम सारी वीडियो देखने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।